हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अब तक आप देखते हुए आ ही रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय एजेंसी? एजेंसी का मतलब क्या होता है? स्टेट द राइट्स एंड द ड्यूटीज एजेंट्स और द ऑफ टुवर्ड्स प्रिंसिपल। एजेंट्स की क्या ड्यूटीज है अपने प्रिंसिपल्स की तरफ, ये भी हम इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। एक्सप्लेन द टर्म एजेंसी। एजेंसी के टर्म के बारे में समझना है, इसके क्रिएशन के बारे में समझना है, इसके टर्मिनेशन के बारे में भी समझना है। इस क्वेश्चन पे क्यों जरूरी है हमारे पास एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट होना, कंसीडरेशन क्यों जरूरी है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियली बताना है। तो ऐसे तीन तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी और डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए आपको। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है एजेंसी का, वो देखते हैं। The law of agency is based on the principle of the Latin maxim qui fecit per allem fecit per se। Latin word में इसको ये बोला जाता है सेंटेंस में। इसका मतलब क्या है? He who does an act तो अदर डज इट बाय हिमसेल्फ। ये वो है जो एक्ट अपने आप करता है। अदर्स एक्ट ऑन दिस, अदर उसके एक्ट पे क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ एजेंसी इज कंटेन्ड इन सेक्शन 182 टू 238 सेक्शन तक है ऑफ चैप्टर 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। The term agency has not been defined in the Indian Contract Act। Indian Contract Act में इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जनरल डेफिनेशन इसका हम बोल सकते हैं। The point on the basis of the provision of agency given by the Indian Contract Act। कुछ प्रोविजंस के अंदर हमने इसको थोड़ा-थोड़ा टुकड़ों में देख रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। Thus, by the contract of agency, we mean a relation in the person employs other than to do act, कोई भी एक्ट करना, to do any act for him or to represent him in dealing with the third person। या तो खुद के लिए कोई ना कोई एक्ट कर रहा हो या फिर किसी थर्ड पर्सन से डील कर रहा हो, तब कोई एक्ट कर रहा हो। so as to bind himself by the acts of such another person। अपने आप को बाइंड करना, अपने आप को उस एक्ट के अंदर इन्वॉल्व करना। In English law, the contract of agency is defined as the employment of one person by the another। एक का employment किसी दूसरे का employment बन जाता है in order to bring the latter into the legal relation with the third person। किसी भी third person को अगर किसी भी legal relation में bind करना है तो हमको एक agent की जरूरत पड़ती है। The law of agency is based on the following general rules। क्या क्या rules हम follow कर सकते हैं भाई, इसको देखने से पहले देख लेते हैं। Whatever the principal can do by himself, he may get came done by through a agent। कोई भी प्रिंसिपल कुछ भी चाहता है होना चाहिए उसके साथ, तो उसको कोई ना कोई एजेंट चाहिए वो काम कराने के लिए। एक्सेप्ट व्हेन द एक्ट इन्वॉल्व ऑफ हिज पर्सनल नेचर। पर्सनल नेचर के अलावा सारे एक्ट इसके अंदर आ जाते हैं। एग्जांपल, प्रिंसिपल कैन नॉट आस्क हिज एजेंट टू बिकम इंसॉल्वेंट ऑन बिहाफ ऑफ इट और मैरी ऑन हिज बिहाफ। अब ये एजेंट को बोल नहीं सकता ना कि यार मेरे जगह आप शादी कर लो या मेरी जगह आप इंसॉल्वेंसी हो जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। तो पर्सनल इश्यूज के अलावा जितने भी थर्ड पार्टी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, उन सब के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, एक पर्टिकुलर एजेंट की जरूरत पड़ती है। What a person does by another, he do by himself। जो भी किसी दूसरे से उसको कराना है वो खुद करता है। Thus the act of the agent are the acts of the principal। जो एजेंट का एक्ट होगा वही प्रिंसिपल का एक्ट बन जाएगा। मतलब वो एजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। According to the Cheshire and the Filford, agency is a comprehensive word which is used to describe the relationship that arises where one man is appointed to act on the representative of the another। जब किसी भी एक आदमी को अपॉइंट करा जाता है जो किसी दूसरे आदमी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट कर रहा हो, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। The act to be done very widely in the nature। ये जो एक्ट है बहुत वाइडली होना चाहिए नेचर के अंदर। For example, it may be making of the contract, the institution or an action, the conveyance of the land, or in case of the power of the attorney, the in case exercise the proprietary rights available in the employer himself। अब एग्जांपल के तौर पे मतलब कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो, कोई इंस्टीट्यूशन के ऊपर लैंड एक्वायर करना है, कोई लैंड एक्वायर करनी है, कोई भी अटॉर्नी पोजीशन लेनी है आपको बिजनेस की, कोई भी प्रॉपर्टी राइट अनाउंस करने हैं, तो इन सब चीजों के लिए आपको किसी ना किसी एजेंट की जरूरत पड़ती ही है। फॉर एग्जाम्पल, ए अपॉइंट्स बी अ ब्रोकर टू सेल हिज फिएट कार। ए ने बी को अपॉइंट करा कि यार आप मेरी फिएट कार को बेच देना ऑन हिज बिहाफ। ए इज द प्रिंसिपल एंड बी इज द एजेंट। तो ए क्या हो गया, प्रिंसिपल, और बी क्या हो गया, इसके अंदर एजेंट हो गया। द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड द एजेंसी। उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, एजेंसी बोलते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। क्या क्या चीजें जरूरत होनी चाहिए जब भी एजेंसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है। सबसे पहला है एग्रीमेंट, वो तो हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है। टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एजेंसी देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट होना चाहिए व्हिच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द एजेंसी, जो रिलेशनशिप बता रहा हो हमको किसी भी एजेंसी का। Thus, the contract of an agency is based on the true nature of relationship. Relationship का ही एक नेचर हम इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। Such agreement may be expressed or implied by the circumstances. Express भी हो सकता है और implied भी हो सकता है। मान लेते हैं खुद के मन से या हम express भी कर सकते हैं। By the operation of law, law के अंदर भी आ सकता है ये भाई। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के बीच में कोई ना कोई इंटेंशन भी हो सकता है इस चीज के लिए। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी भी हो सकती है लोगों की इसके अंदर। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एजेंसी देयर आर टू पार्टीज नेमली द प्रिंसिपल एंड एजेंट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में दो पार्टीज होती है, एक तो प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है। द प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिंसिपल लेकिन कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशन बाय द लॉ नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों मतलब बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए। बट इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव सच कैपेसिटी इन द एजेंट, लेकिन जरूरी नहीं है एजेंट के अंदर ये सारी कैपेसिटी हो। According to section 183 of the Indian Contract Act, any person who is of the age of majority according to the law which he is subject to who is of a sound mind employs an agent। मतलब ये डीम तो हो ही गया कि वो साउंड माइंड भी होना चाहिए और मेजर भी होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, एजेंट बनेगा। However, an agent may not be competent to enter into a contract। अब ये जरूरी नहीं है, बिकॉज competent नहीं भी हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो वो नीड नहीं है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट तो किसको करना है, प्रिंसिपल को करना है। In case of agent, the condition of the competencies are not required। कोई भी competencies की conditions की requirement हमको है ही नहीं। Consideration. According to section 185 of the Indian Contract Act 1872, no consideration is required to create an agency। कोई भी consideration की वजह से agency का requirement हम fulfill नहीं कर सकते हैं। Agency is not a sub category of a contract law। कोई भी contract law की कोई sub category नहीं है ये। Not all the concessional relationship belong to the law of contract। कोई भी relationship कोई भी contract को belong नहीं करती है। Although the agents and the principals often superimpose the contracts on their agency relationship। कोई ना कोई एजेंसी रिलेशनशिप के बीच में हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। द एजेंसी रिलेशनशिप इटसेल्फ इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एजेंसी रिलेशनशिप हमारे लिए क्या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। प्रिविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। प्रिविटी क्या होनी चाहिए, क्या प्राइवेसी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। द एजेंट्स एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ये तो हमको पता चल गया कि एजेंट किसके बिहाफ पे एक्ट करेगा, भाई प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही एक्ट करेगा। ही एस्टैब्लिश द प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। कोई भी थर्ड पार्टी या प्रिंसिपल बीच में एक्ट कौन कर रहा है, भाई एजेंट ही एक्ट कर रहा है। Whatever he does on the behalf of his principals within the scope of the authority give to him, all such acts will be binding on the principal in the relation with the third party। कोई ना कोई थर्ड पार्टी का रिलेशन इसके अंदर होता ही है जब भी वो बाइंड करा जाता है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या क्या एसेंशियल एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। The contract of the agency must fulfill all the essential conditions of a valid contract such as the lawful object। कोई ना कोई lawful object होना चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होना चाहिए एक दूसरे पे। कोई ना कोई फ्री कंसेंट होनी चाहिए। Agent. According to section 182 of the Act, an agent is a person employed to do any act for another or represent another in dealing with a third person। कोई भी थर्ड पर्सन को डील करने के लिए कोई भी जना प्रिंसिपल की जगह अपने आप को रिप्रेजेंट कराए, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, एजेंट बोलते हैं। According to this definition, the agent is the connecting link। एक connecting link है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में, and thereby establish the privity of contract between them। और उन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, उसमें प्राइवेसी रखने का काम किसका है, इस एजेंट का काम है। In other words, an agent is a person who acts in the place of another। एक एजेंट क्या है, वो पर्सन है जो एक्ट करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, प्रिंसिपल के तरीके से जो एक्ट करेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी के कुछ क्लासिफिकेशन हम बताते हैं। एजेंट्स आर फाउंड अंडर द डिफरेंट नेम्स इन द बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस वर्ल्ड के अंदर इनको बहुत सारे अलग अलग नामों से हम जानते हैं। These are various kinds of agents be described from two viewpoints। दो viewpoints हम सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं इसके अंदर। From the viewpoint of extent of authority। कोई ना कोई अथॉरिटी का एक्सटेंट होना चाहिए, इस व्यू पॉइंट के ऊपर देखते हैं। मतलब नॉर्मल है, बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहली चीज है जनरल एजेंट। An agent guaranteed authority to do everything necessary for a particular business or venture would be called the general agent।
मतलब जिस एजेंट को सारी अथॉरिटी ग्रांट करी जाती है कि वो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस है, जितनी भी नेसेसरी चीजें हैं, वो उसके ऊपर एक्ट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल एजेंट बोलते हैं। सच एन एजेंट एग्जांपल द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये एजेंट क्या हो गया? एक मैनेजिंग डायरेक्टर ही हो गया कंपनी का। वुड वाइड अथॉरिटी एक्चुअली एज वेल एज प्रिसीव टू परफॉर्म द वर्क। कोई भी काम को करने के पहले इसकी राय इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको अपना सारा काम ध्यान में रखना है। स्पेशल एजेंट कौन से होते हैं? द एजेंट अपॉइंट टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट वुड बी अ स्पेशल एजेंट। कोई भी ऐसा एजेंट जिसको कोई भी पर्टिकुलर काम करना है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेशल एजेंट बोलेंगे। या ब्रोकर भी बोल सकते हैं, या परचेज, मतलब एग्जांपल की कोई भी अपन किसी भी चीज एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, मुझे आज एक लैंड खरीदनी है, तो मुझे कोई ना कोई ब्रोकर चाहिए वही लैंड के लिए, तो वो उसके लिए क्या हो गया? एक एजेंट हो गया। कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है, तो उसके लिए मुझे एक वकील चाहिए, तो वो क्या हो गया? मेरा एजेंट हो गया। एक होता है यूनिवर्सल एजेंट। ये क्या होता है? The agent granted nearly unlimited powers to do anything on behalf of the principals in all the fields would call the universal agent। मतलब कोई कुछ भी कर सकता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, उसको प्रिंसिपल से पूछने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी एक्ट को कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एजेंट बोलते हैं। सच एजेंट्स वुड बी फाउंड रेयरली, बहुत कम देखने को मिलते हैं ये। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग भी हमारे पास दो तरीके के एजेंट हैं, एक तो मर्केंटाइल एजेंट और एक नॉन मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट क्या होते हैं? द टर्म हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 9। सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। The sales of good act as follows. Mercantile agent is the mercantile agent as having the customary course of business. As such, an agent of the authority either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale, or to buy the goods, or to raise the money from the security of गुड्स। कोई भी ऐसा एजेंट जिसको अथॉरिटी दी जाए कोई भी सामान को बेचने की, कोई भी कंसाइनमेंट को लेने की, कोई भी गुड्स को खरीदने की, कोई भी अथॉरिटी देने की, इन गुड्स को रखने के लिए सेल के पर्पस से, इन सब को क्या बोलते हैं? हम मर्केंटाइल एजेंट बोलते हैं। Thus, the mercantile agent is a wide term comprising of the many activities involving the goods of the principal। principal के goods ही involved होते हैं इसके अंदर। बहुत सारे several mercantile agents हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर हम बात करें तो broker is any kind of middle person who brings two persons side together and arranges for an agreement between them। broker का काम क्या है? एक middleman होता है जो दो पर्सन्स के बीच में, दो साइड से वो एक्ट करता है, सारे एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में कराता है। कॉमर्शियल डील्स, पीस एग्रीमेंट, वार्निंग्स, नेशंस और द ग्रुप्स इन द बिजनेस डील्स, द ब्रोकर जनरली हेल्प द पार्टीज इन मेकिंग द एग्रीमेंट। कोई भी एग्रीमेंट को करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ब्रोकर को जरूरत होती है। हिज जॉब इज द ब्रोकर इज ओवरऑल विद द मेकिंग द एग्रीमेंट एंड ही नीड नॉट टू लुक आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट इसके अंदर नहीं होती है। फैक्टर A factor is an agent whose primary duty is to sell the principal goods entrusted to him। जो principal goods बेचता है, जो भी उनके पास पड़े होते हैं। The factor usually sells the goods on his principal in his own name। अपने खुद के नाम पे ये बेच सकता है गुड्स को। He can exercise a general lien of the over the principal goods। principal goods पे एक particular lien उसको मिल जाती है, particular authority उसको मिल जाती है for his claims upon the later। सेक्शन 171 में डिफाइन भी कर रखा है। थर्ड टाइप ऑफ एजेंट है हमारे पास ऑक्शनरीज। ऑक्शनरीज कौन होते हैं? The person who conduct an auction of the sale of the goods of another person। कोई भी किसी दूसरे पर्सन की गुड्स को बेचने के लिए जब ऑक्शन लगता है, तो उसके सामने जो ऑक्शनरी खड़ा होता है उसी को हम बोलते हैं। He starts his work as an agent only the seller, but after the highest bid has accepted, he becomes the agent of the purchaser also। जब तक वो सेलर का ही एजेंट होता है, जब तक हाईएस्ट बिड नहीं लग जाती, जैसे हाईएस्ट बिड लग जाती है तो वो परचेजर का भी क्या बन जाता है? एजेंट बन जाता है। Commission agent. The commission agent is the one who buys or sells the goods for the distant or the foreign principal and perform his duty in his own name। अपनी खुद की ड्यूटी को वो परफॉर्म कर सकता है अपने खुद के ही नाम पर। Even if the fact of the agency is known to the third party, अगर थर्ड पार्टी को भी ये बात पता होगी, there is no privity of contract between the principal and the third party। थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में कोई भी प्रिविटी नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट की। Otherwise agreed, such an agent is personally liable to the third party। ये एजेंट लाइबल हो जाता है थर्ड पार्टी के ऊपर and also his principal similarly to the principal of such commission or the agent liable to the agent but not the third party। जैसे प्रिंसिपल कमीशन लाइबल होते हैं वैसे ही ये एक्ट करता है। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया हो तो। D of the India orders K of the England to buy some goods for him।
डी ने इंडिया के अंदर जो है उसने के को ऑर्डर करा, जो कि ले रहा है इंग्लैंड के अंदर कि मेरी तरफ से कुछ गुड्स खरीद लो। के buys the right goods at the right price from the person R in the इंग्लैंड से उसने एक पर्सन के से वो गुड्स खरीद लिए and ships them to D, और डी को शिप कर दिया। There is no privity of contract between D and R। अब D और R तो एक दूसरे को जानते ही नहीं है इसके अंदर, but both have the rights and the duties in relation to the K only। लेकिन दोनों के rights and duties का हकदार कौन है भाई? K है। K के ऊपर ही जाएंगे अगर कोई सेटलमेंट नहीं हुआ तो किसी भी चीज का। डेल क्रेडिट एजेंट, डेल क्रेडिट एजेंट्स कौन से होते हैं? लिटरली मींस ऑफ इंटरेस्टिंग एजेंट्स बोलते हैं इनको। नॉर्मली ड्यूटीज ऑफ द एजेंट्स आर कन्फाइंड टू मेकिंग ऑफ एन एग्रीमेंट टू हिज प्रिंसिपल। कोई भी प्रिंसिपल के ऊपर कोई ना कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। ही डज नॉट बिकम पर्सनली लायबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर एनी इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस बाय द थर्ड पर्सन। कोई भी इन परफॉर्मेंस करी जाती है किसी थर्ड पर्सन से तो ये लायबल नहीं होते हैं। However, a factor entrusted with the principal's goods to find the customer from them may give a principal guarantee to a principal that buyers shall pay the price of the goods, and if he default, the agent himself would make the payment to the principal। अगर buyer default ही हो जाता है तो कौन देगा पेमेंट? अब एजेंट ही देगा पेमेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे। इनको बोलते हैं डेल क्रेडिट, जो इंटरेस्टिंग है, जो एक्ट कर रहे हैं एज अ प्रिंसिपल की तरह ही। Such an agent is called del credit agent। For the risk it undertakes, the agent takes some extra remuneration। इन सब रिस्क को मेंटेन करने के लिए इन एजेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दिया जाता है, जिस रेम्यूनरेशन को अपन डेल क्रेडिट कमीशन भी बोलते हैं। The del credit agent's position has been held out to the partly to the insurer and partly to the surety of the principal। अब ये जो पोजीशन है कुछ श्योरिटी के ऊपर भी जाती है, कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर भी जाती है del credit की। So if the del credit agent is made the pay amount of the principal on default by the buyer, he cannot recover the amount from the buyer later। अब buyer अगर डिफॉल्टी हो गया लेकिन प्रिंसिपल को तो पेमेंट देना ही पड़ेगा ना, तो एजेंट अपनी तरफ से दे सकता है उसको पेमेंट, लेकिन बाद में वो बायर से मांग ही नहीं सकता। His compensation would be the extra commission that he was getting। उसका कंपनसेशन क्या हो जाएगा? जो एक्स्ट्रा कमीशन जो उसको मिल रहा है प्रिंसिपल्स के थ्रू। बैंकर्स एजेंट, Banker's agent is the agent of the customer। We collect the checks or the drafts of the bills of the buys or sell securities on the behalf of the customers। Customers के behalf पे जब कोई securities लेन देन करी जाती है। He has a general lien on the respect of the general balance of the account। अकाउंट के जनरल बैलेंस के ऊपर ये लीन डाला जाता है। The relationship between the banker and his customer is really that of debtor and the creditor। debtor और creditor के बीच में जो रिलेशन होता है वही इन दोनों के बीच में भी रिलेशन होता है। But there is a super added obligation on the part of the banker to pay when called upon to do so by a draft or order। कोई भी ड्राफ्ट या ऑर्डर के बेसिस पे कोई काम होता है तो इनको एक्ट डिफाइन करना पड़ता है। To this extent, a banker is the agent of his customer। एक बैंकर क्या होता है? एक एजेंट होता है उसके कस्टमर का। नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स, there would be a numerous type of the agents performing the non mercantile duties for their principals। principals के अंदर कोई ना कोई non mercantile duties हो सकती है। वाइफ हो सकते हैं, स्टेट एजेंट्स हो सकते हैं, टॉर्नीज हो सकती है, इंश्योरेंस एजेंट्स हो सकते हैं, लीगल ड्यूटीज लॉयर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल ड्यूटीज हो सकते हैं। इन सबको नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स बोलते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर जगह पे ही काम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी। भाई एजेंसी क्रिएट कैसे होती है? तो एजेंसी क्रिएट कैसे होती है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। एजेंसी बाय द एक्सप्रेस अथॉरिटी, कोई भी एक्सप्रेस अथॉरिटी कैसे क्रिएट करती है एजेंसी को? सेक्शन 186 से 187 के अंदर ये डिफाइन है। द एजेंसी और एन एजेंट मे बी एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड। कोई भी एजेंसी या एजेंट कोई एक्सप्रेस होना चाहिए, एम्प्लॉयड होना चाहिए। सेक्शन 186 के अंदर इसको हमने डिफाइन कर रखा है। नॉर्मली द अथॉरिटी गिवन बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट इज एक्सप्रेस अथॉरिटी व्हिच इनेबल्स द एजेंट टू बाइंड द प्रिंसिपल by the act done within the scope of its authority। कोई भी स्कोप के अंदर कोई भी एक्ट करा जाता है किसी भी अथॉरिटी के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? एजेंसी एक्सप्रेस अथॉरिटी बोल सकते हैं। द एजेंट में इन सच अ केस बी अपॉइंटेड ईदर बाय द वर्ड ऑफ माउथ, या तो जबान से बोल सकता है, और बाय एन एग्रीमेंट इन राइटिंग, या लिखकर कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है। सेक्शन 187 में ये डिफाइन है। The usual form of a written contract of agency is the power of attorney। ये अगर रिटर्न के अंदर होता है ये हमारी क्या बन जाती है? पावर ऑफ अटॉर्नी बन जाती है। The formal instrument by which one person empowers another person to represent him or act on the seat of power of attorney का मतलब क्या होता है? कोई भी एक फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट जहां पे एक पर्सन पावर्स कर देता है किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी एक्ट काम करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ये सब चीजें स्टैम्प पेपर पे होती है।
एजेंसी बाय एम्प्लॉयड अथॉरिटी, एम्प्लॉयड अथॉरिटी सेक्शन 187 के अंदर डिफाइन है। द एजेंसी व्हिच हैज अंडरस्टूड फॉर्म ऑफ कंडक्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पार्टी इज कॉल्ड द एम्प्लॉयड एजेंसी। जहां पे अंडरस्टूड हो जाए कि बिहेवियर क्या है पार्टीज का, किस तरीके से पार्टीज अंडरस्टैंड कर रही है। इट इज टू बी इन्फरेड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड थिंग्स स्पोकन और रिटन और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग मे बी अकाउंटेड एज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस। कोई भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग हम इसके अंदर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ओन्स अ शॉप इन शिमला, ए ने ओन करा कोई भी शॉप शिमला के अंदर, लिविंग हिमसेल्फ इन कलकत्ता, जो कलकत्ता में रह रहे हों, एंड विजिटिंग द शॉप ओकेजनली, और ओकेजनली वो शॉप को विजिट कर रहे हों। द शॉप इज मैनेज्ड बाय द बी, और शॉप को मैनेज कौन कर रहा है भाई, बी मैनेज कर रहा है शॉप को। एंड ही इज इन द हैबिट ऑफ ऑर्डरिंग द गुड्स इन फॉर्म सी एंड इन द नेम ऑफ ए, और हैबिट है उसकी ऑर्डर करने की गुड्स को सी से इन द नेम ऑफ ए फॉर द पर्पस ऑफ द शॉप एंड पेइंग देम फॉर द एज फंड्स एंड एज विद द एज नॉलेज, और ए के फंड से ही सारा पैसा जा रहा है, ए को इन सब चीजों की नॉलेज है। B as an employed authority from the A to order the goods from the C in the name of A, B के पास एक employed authority है कि भाई C से ऑर्डर आएगा, A के नाम पे ऑर्डर आएगा। For the purpose of the shop, shop के पर्पस के लिए। Employed agency includes the following, अब क्या क्या चीजें employed के अंदर इंक्लूड होता है वो भी हम देख लेते हैं। Agency by estoppel, an agency may be emerged by an application of the doctrine of estoppel, doctrine of estoppel से कोई ना कोई एजेंसी की जा सकती है। This doctrine is represented by the contract with mean when a person has led to another person, जब कोई भी एक पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे काम कर रहा है, conduct that a certain person is agent, then he is pre-included or the stopped from denying the truth of the fact even if it is wrong and is bound by the acts of the agent, वो एजेंट के एक्ट के ऊपर बाइंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए टेल्स बी दैट ही इज एन सीज एजेंट, ए ने बी को बोला कि वो सी का एजेंट है। दिस ही इज does the presence of the E, सी के प्रेजेंस पे ये उसने बोला है। And within his hearing, C does not object to the statement of A. C ने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करा A के स्टेटमेंट के ऊपर, and A is actually not his agent, लेकिन A उसका एजेंट नहीं था। Later B make deal with the A as an agent of C. B ने A से एग्रीमेंट कर लिया एजेंट के साथ मिलके। C shall be bound by his deal, C को बाउंड होना ही पड़ेगा, बिकॉज जब वो बोल रहा था ना कि वो एजेंट है तो वो नहीं बोला कुछ भी, तो उसके बाद अगर वो A से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है C के बिहाफ पे, तो C को वो कॉन्ट्रैक्ट तो मानना ही पड़ेगा। एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, तो होल्ड आउट मींस टू प्रेजेंट और टू शो अप। होल्ड आउट का मतलब क्या है, टू प्रेजेंट करना या किसी को कुछ ना कुछ चीजें दिखाना। एजेंसी बाय होल्डिंग आउट मींस द क्रिएशन ऑफ द एजेंसी बाय रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन एज एन एजेंट विदाउट एक्चुअल वर्ड्स ऑफ दैट इफेक्ट, कोई भी एक्चुअल वर्ड्स के बिना किसी भी चीज को प्रेजेंट करना। This is also the form of the agency by estoppel, इसको agency by estoppel भी बोल सकते हैं। But here a person positive rather than that of the silence leads to the belief in the existence of the agency। अगर person positive action देता है या silent रहता है तो वो माना जाएगा कि वो agency बन चुकी है। A child purchased the goods from the shop and desired the shopkeeper to collect the payment from his parents later. A ने कुछ मतलब एक छोटे से बच्चे ने कुछ भी सामान लिया शॉपकीपर से और बोल दिया कि मेरे पापा से पैसे ले लेना। The parents though not bound to pay make the payment, parents bound नहीं है पेमेंट करने के लिए। After a few days the child again make the purchase from the shop on credit of the parents, parents के उधार पे उसने ले लिया फिर से। The parents would be bound this time because by making payment earlier without raising any objection, कोई भी objection करते वक्त उन्होंने पहले पेमेंट जब कर दिया था, they had held their child out their agent for making such purchases, तो उनको पता चल गया था, उस परचेजर को भी पता था और उस बच्चे को भी पता था कि यार इसके पापा हमें ही पैसे देंगे, तो वो बाइंड हो गया इन सब चीजों के लिए। इसको बोलते हैं हम होल्डिंग और शो अप करना। एजेंसी बाय द नेसेसिटी, नेसेसिटी के अंदर एजेंसी क्या होती है? Under certain circumstances, a person may be compelled to act as an agent to the other without requiring the consent of the principal. Principal के consent के बिना भी act कर सकता है। Such an agency is called the agency of necessity. इसी को हम necessity की agency बोलते हैं। A master of the ship can borrow the money at the port where the owner of the ship has no agent. Agent होने के बाद भी वो borrow कर सकता है to carry out the necessary repairs of the ship in order to complete the voyage. In such case of necessity, the person acting as the agent need not necessarily to have an authority of the principal.
प्रिंसिपल की अथॉरिटी लेने की जरूरत नहीं है भाई, रिपेयर कराना है तो ऑब्वियसली लेना ही पड़ेगा पैसा, कुछ करना ही पड़ेगा, तो प्रिंसिपल को इस चीज कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। द एजेंट मस्ट एक्ट एज अ प्रेसिंग कंडीशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द प्रिंसिपल, कंडीशन रिपेयर से लेके बेनिफिट किसको हो रहा है, प्रिंसिपल को ही बेनिफिट हो रहा है। टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड नेसेसिटी द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाई, लेकिन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इसके अंदर। एजेंट शुड नॉट बी इन द पोजीशन टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट द प्रिंसिपल विद इन द टाइम अवेलेबल, एजेंट पोजीशन पे नहीं होना चाहिए कि वो भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा है प्रिंसिपल से, इसलिए उसने ये डिसीजन लिया है। There should have been actual and the definite commercial necessity of the agent, कोई भी एजेंट की एक्चुअल दिक्कत होनी चाहिए तभी ये चीज परफॉर्म हो सकती है। The agent should be act bona fide for the benefit of the principal, ये एक्ट बेनिफिट प्रिंसिपल को ही देना चाहिए। The agent should be adopted more reasonable and practicable course of circumstances, उसको बहुत ही अच्छी तरह और प्रैक्टिसेबल कोर्स लेने चाहिए तब जब भी वो खुद के डिसीजन ले रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ पे। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन के बिहाफ पे क्या एजेंसी का मतलब है, the person may choose to act as an agent to another person without processing any authority for his purpose, कोई भी बिना पर्पस के इस अथॉरिटी के बिना हो सकता है ये। In such a situation, the person so represented as the principals has the option to disown that act or to approve it, डिसोन करना या अप्रूव करना ये उसी का काम है। दिस अप्रूवल और रेटिफिकेशन ग्रांटेड टू द अनऑथराइज्ड एक्ट मेक्स इट ऑथराइज्ड एक्ट, यही उसको क्या बना देता है, एक ऑथराइज्ड एक्ट बना देता है। According to section 196 के according, the subsequent ratification of unauthorized act by a person so representative as the principal about the agencies by the ratification between the two, दोनों के बीच में कोई ना कोई ratification होना चाहिए। This agency of course is restricted to the already performed act only and would not permit the fresh act by the agent, कोई भी fresh act permit नहीं हो सकता agents के according। For example, K got the goods and N insured without his knowledge of authority, K को goods मिले, N ने उसको इंश्योर करा दिया। A may ratify the policies taken by the K, रेटिफाई कर सकता है। इन सच केस द इंश्योरेंस पॉलिसी शैल बी वैलिड एज इफ द के हैज बीन ऑथराइज्ड टू डू द एक्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड होगी क्योंकि ये ऑथराइज डीम्ड हो गया था कि के को ऑथराइज करा गया है इस एक्ट को करने के लिए। एजेंसीज बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ के बेसिस के ऊपर एजेंसीज का मतलब क्या होता है, एजेंसी बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ के बेसिस पे एजेंसी का मतलब क्या होता है। एजेंसीज सेक्शन 18 और 19 के अंदर ये डिफाइन है। समटाइम्स एन एजेंसी राइजेस बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोई ना कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ के बेसिस के ऊपर कोई ना कोई एजेंसी डिफाइन होती है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ कंपनी इज फॉर्म्ड इट प्रमोट्स आर एक्ट्स इज एजेंट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोई भी ऑपरेशन ऑफ लॉ के बेसिस के ऊपर एजेंट्स बनाए जाते हैं। अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म के पर्पस के बेसिस के ऊपर पार्टनर्स बनाए जाते हैं। द एक्ट ऑफ द पार्टनर व्हिच इज डन टू कैरी ऑन द यूजुअल वे बिजनेस ऑफ अ काइंड कैरीड ऑन बाय द फर्म बाइंड्स द फर्म, कोई भी बिजनेस का काम करते वक्त कोई भी चीजें कैरी ऑन होना या बाइंड्स होती है। सेक्शन 18 एंड 19 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ये डिफाइन है। in all these cases the agencies is employed by the operation of law, इन सब केसेस के अंदर एजेंसी क्या है, एम्प्लॉयड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है। रिलेशन क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ एजेंट के बीच में, ये हमको पता है। प्रिंसिपल ऑफ एजेंट के बीच में रिलेशन गवर्न है जो भी रिप्रेजेंट ड्यूटीज और राइट्स है उनके बेसिस के ऊपर। तो ड्यूटीज और राइट्स है जो भी डिस्कस हमने कर रखी है आगे भी। ड्यूटीज ऑफ एजेंट्स, एजेंट्स की ड्यूटीज क्या होती है, टू कंडक्ट द प्रिंसिपल्स बिजनेस, प्रिंसिपल्स के बिजनेस को कंडक्ट करना। सेक्शन 211 एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल, कोई भी प्रिंसिपल जो भी डायरेक्शन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन, इन सब डायरेक्शन के बिना द एजेंट मस्ट कंडक्ट द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द कस्टम व्हिच इज प्रिवेलिंग इन डूइंग द बिजनेस फॉर द सेम काइंड ऑफ द प्लेस वेयर द एजेंट कंडक्ट सच बिजनेस, वो सेम प्लेस सेम टाइम के अंदर जहां पे वो एजेंट बिजनेस करेगा। When the agent acts otherwise, the agent act करता है, if any loss is being sustained, जब कोई भी loss sustain करा जाता है, he must make it good to this principle, कोई ना कोई principle पे अच्छा होना चाहिए। And if any profit acquires, कोई भी profit acquire होता है, he must account for it, वो account होना चाहिए उस act के लिए। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस विद द स्किल्स एंड द डिलिजेंस, स्किल्स और डिलिजेंस के बीच में कैसे कंडक्ट हो सकता है भाई किसी चीज का। एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ एन एजेंसी विद मच स्किल्स एज इज जनरली प्रोसेस्ड बाय द पर्सन एंगेज्ड इन द सिमिलर बिजनेस, कोई भी सिमिलर बिजनेस के लिए कोई भी पर्सन एंगेज्ड है उसके बेसिस पे काम होता है। अनलेस द प्रिंसिपल हैज नोटिस ऑफ हिज वांट्स और ऑफ द स्किल्स, कोई भी वांट्स या स्किल्स के बेसिस पे कोई भी प्रिंसिपल काम कर रहा हो। द एजेंट इज ऑलवेज बाउंड टू एक्ट विद अ रीजनेबल डिलिजेंस टू यूज सच
skills as he possesses, कोई भी skills जो उसको चाहिए, जो skills होनी चाहिए उसके अंदर, he is to make compensation to his principal in respect of the direct consequences of his own neglect, want to skills or misconduct, but not in respect of his losses or damage with an indirectly or remotely caused by such neglect, want or skill or misconduct. कोई भी neglect, want या skill या misconduct होता है उसके basis पे काम किया जाता है. To render a proper accounts, सेक्शन 213 के अंदर डिफाइन है. द एजेंट इज बाउंड टू रेंडर द प्रॉपर अकाउंट्स टू द प्रिंसिपल ऑन डिमांड. प्रिंसिपल को जब चाहिए ना रिकॉर्ड तब एजेंट को देना पड़ेगा. एन एजेंट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू कीप हिज ओन अकाउंट्स. अपने खुद के अकाउंट्स उसको मेंटेन करने पड़ेंगे. प्रॉपर्टी शैल सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड अदर्स. वो सेपरेट होने चाहिए प्रिंसिपल्स और बाकी सब चीजों से. ही शैल मेंटेन द प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ सच प्रिंसिपल्स एंड डीलिंग्स एंड द ट्रांजैक्शन इफेक्टेड बाय हिम on behalf of his principals के behalf पे जो भी एजेंसी जो भी चीजें डील हो रही है उसके बेसिस पे काम होना चाहिए. एंड टेंडर अकाउंट्स एक्सप्लेन देम टू द प्रिंसिपल्स. और जब जरूरत पड़े तब वो प्रिंसिपल को एक्सप्लेन भी करे कैसे किस तरीके से अकाउंट्स डिफाइन कर रखे हैं. टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल से भाई कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये सेक्शन 214 के अंदर डिफाइन है. इन केसेस ऑफ डिफिकल्टी इट इज ड्यूटी ऑफ एन एजेंट टू यूज ऑल द रीजनेबल डेलिकेंस इन कम्युनिकेटिंग विद द प्रिंसिपल एंड सीकिंग द ऑब्टेन हिज इंस्ट्रक्शन को ऑप्ट करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है. However, in emergency, when an agent cannot communicate with his principal, he has authority to do all such act for the purpose of protecting his principal. कोई भी प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई एक्ट जरूरी है. As would be done by the person of an ordinary prudence. कोई भी पर्सन ऑर्डिनरी प्रूडेंस में काम में आता है. Not to deal on his own account. कोई भी अपने अकाउंट से डील नहीं करना चाहिए. The agent shall not deal on his account in the business of the agency. एजेंसी के बिजनेस पे वो एक्ट नहीं करना चाहिए without first obtaining the consent of the principal and acquainting him with all the material circumstances which have come to his knowledge on the subject. सब्जेक्ट के अंदर कोई भी नॉलेज हो उसके बेसिस के ऊपर काम होना चाहिए. Secret profits. The agent shall not make a secret profit from the agency. एजेंसी के बीच में कोई ना कोई secret profit होना ही नहीं चाहिए. Beyond the agreed commission or the remuneration, secret profit is an advantage obtained by an agent above the agreed remuneration or commission. Commission और remuneration के अलावा जितने भी extra remuneration या extra profit उसको मिलता है वो इस सब चीजों के अंदर काउंट करा जाता है. टू पे द सम्स रिसीव फॉर द प्रिंसिपल के बीच में जो भी पेमेंट होता है उसके बेसिस पे कितना सम दिया जाता है. सेक्शन 217 और 218 के अंदर डिफाइन है ये. The agent is bound to pay off his principal all the sum received on his account. एजेंट बाउंड हो जाता है कि वो उसको सारा पैसा देना है जो भी उसको रिसीव होता है आफ्टर डिडक्टिंग देयर ऑफ मनीज ड्यू टू हिमसेल्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस. जो भी उसने एडवांस के अंदर दे रखा होगा पहले से वो वैसा वो काट ले. एंड एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली इंकर्ड बाय हिम कंडक्टिंग सच बिजनेसेस. बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगे वो भी वो काट ले. एंड ऑल सच रेम्यूनरेशन पेएबल टू हिम इन एक्टिंग एज एन एजेंट. और बाकी वो सारे रेम्यूनरेशन भी काट सकता है जो उसको हम दे रहे हैं. तो प्रिंसिपल्स को बाकी सारा पैसा उसको देना पड़ेगा. इनके अलावा on principal's death or insanity, section 209 के अंदर डिफाइन है. in such case the principal's dying or becoming of unsound mind. अगर प्रिंसिपल डाई हो रहा है या unsound mind पे आ गया है, the agent is bound to take off on behalf of representative for his late principals a reasonable step for the protection and preservation of the interest entrusted to him. वो सारा सब कुछ वो ट्रांसफर किसको करेगा, उन रिप्रेजेंटेटिव्स को ही ट्रांसफर करेगा. Use of information. The agent shall not use the information obtained from the courts of agencies against the principal. Principals के against कोई भी चीज वो use नहीं कर सकता है. Adverse title. The agent must not step up an adverse title, that is, he must not set up his own title third parties to good receive from him of the principal. Principal से जितनी चीजें वो receive कर रहा है वो सारे टाइटल उसको receive नहीं होने चाहिए भाई. not to delegate section 190 के अंदर define है. The agent cannot delegate his authority or employ another person to perform his act with his expressly or impliedly undertaken to perform personally. वो कुछ भी चीजें perform नहीं कर सकते. Naming an agent for the principal, section 195 के अंदर define है. In selecting an agent for his principal, agent select करते वक्त an agent is bound to exercise same amount of discretion as a matter ordinary prudence but exercise in his own case. जो उसकी तरह ही काम करेगा ऐसा ही आदमी होना चाहिए. अब एजेंट्स के भाई राइट्स क्या क्या हो सकते हैं. सबसे पहला राइट है एजेंट्स का राइट टू रिटेनर.
सेक्शन 217 के अंदर डिफाइन है एजेंट में रिटेन आउट ऑफ द सम रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ द प्रिंसिपल्स इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी ऑल द मनी ड्यू टू हिमसेल्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांस मेड और एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली इंकर्ड बाय हिम कंडक्टिंग द सच बिजनेस। इस बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जितनी भी चीजें उसको चाहिए वो सारी चीजें वो एक्सपेंसेस सब कुछ कर सकता है। एंड आल्सो सच रेम्यूनरेशन पेएबल टू हिम एंड एक्ट एन एजेंट, और जो भी रेम्यूनरेशन उसको पे करा जाएगा उसकी एजेंसी के लिए। देयरफॉर what agent has account of the principals of the balance of the payments money received by the agent after deducting the money is due to him, so the principal, ये सारा जो बैलेंस है ये बाकी बैलेंस किसके पास पहुंच जाना चाहिए, प्रिंसिपल्स के पास पहुंच जाना चाहिए इन सब चीजों को काटने के बाद। Right to remuneration section 219 और 220 के डिफाइन है an agent is entitled for the remuneration agreed upon the performance of any act of the business of agency। कोई भी काम एजेंसी के थ्रू होता है तो एजेंट के पास राइट है तो वो उसका रेम्यूनरेशन ले सकता है। where there is no specific remuneration has been fixed, अगर फिक्स नहीं है the agent is entitled to be the paid usual and the customary business in which he is employed। यूजुअल नेचर के ऊपर जिस बिजनेस के लिए उसको एम्प्लॉय करा जा रहा है उसके बेसिस पे उसको पेमेंट मिलनी चाहिए। And yet in the absence of the special contract, the payment of the performance of any act not due to agents until the completion of such act, but an agent may be detained, the monies received is him in the account of the goods sold, although the whole of the goods consigned to him on the sale has been sold, although the sale is actually completed। section 219 के अंदर डिफाइन है एजेंट के पास वो सारा मनी वो डिटेन कर सकता है जो उसने कमाया है किसी भी बायर से, जब तक वो प्रिंसिपल को नहीं दे देता वो सारा पैसा वो रेम्यूनरेशन का काट के दे सकता है। But an agent who is guilty in the misconduct of the business of the agency are not entitled to any remuneration। अगर कोई भी काम गलत तरीके से करा है किसी एजेंट के अंदर तो उसको कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा in respect of that part of the business of the agency which is having conduct, जो भी मिसकंडक्ट बेसिस के ऊपर उसने पार्ट करा है उसके अलावा। राइट ऑफ लीन ऑन द प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल प्रॉपर्टी के ऊपर क्या राइट हो सकता है। An agent is entitled to retain the goods, papers, and the other property, whether movable or immovable, of the principals received by him until the amount due to him for the commission। commission के basis पे जब कोई amount उसको मिलता है, disbursement and the service in respect of the same has been paid and accounted for him। कोई भी services या कोई भी चीज उसको जब payment मिलता है उन account की basis के ऊपर। right to be indemnified against the consequences of the lawful acts, lawful acts के basis पे क्या क्या consequences हो सकते हैं इस right को define करते वक्त section 222 के अंदर डिफाइन है ये। The employer of an agent is bound to indemnify him against the consequences of all the lawful acts done by such an agent in exercise of the authority conferred upon him। कोई भी authority exercise करी जा रही है उसके बेसिस पे कोई भी काम हो रहा है तो उसके ऊपर एक्ट वो कर सकता है। For example, be at the Singapore under the instruction of A of the Calcutta contacts with the C से वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, deliver the goods to him and A does not send the goods to the B। A ने goods B को भेजे ही नहीं, सी ने स्यू कर दिया बी को बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बी इन्फॉर्म्स ए ऑफ द सूट, बी ने इन्फॉर्म करा ए को कि भाई ये सूट वूट हो गया, ये ऑथराइज हिम टू डिफेंड द सूट। ए और ए को ऑथराइज मिला उसको डिफेंड करने के लिए। बी डिफेंड द सूट एंड इज कंपेल्ड टू पे द डैमेजेस एंड द कॉस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस। बी को डिफेंड करना पड़ा सूट को और जितने भी कॉस्ट उसको लगी है वो उसको रिइंबर्स हो गई। इन सच सर्कमस्टेंसेस ए इज लायबल टू बी, ए लायबल है बी के लिए फॉर सच डैमेजेस कॉस्ट एक्सपेंसेस सारे कॉस्ट कौन है किसको भुगतनी पड़ेगी, ए को ही भुगतनी पड़ेगी बिकॉज़ बी को तो पता ही नहीं था कुछ भी काम के लिए। However, notwithstanding any express or implied promise in this regard, an agent cannot claim the indemnified against the consequences of the act which he has done it is prohibited in the penal law of the country। अगर कोई भी एक्ट उसके रिगार्ड के अंदर नहीं हुआ है तो एजेंट को कुछ भी क्लेम करने की जरूरत नहीं है। So if A employs to B to beat C, ए ने एम्प्लॉय करा बी को कि तुम सी को मार के आओ एंड एग्रीज टू इंडेमनिफाई हिम अगेंस्ट ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट, बी देयरअपॉन बीट्स सी, बी बीट कर मार देगा उसको and has to pay damages to the C for doing so, और ये damages देने पड़ेंगे इसके लिए जो उसने डाला। A is not liable to indemnify B for the जो damages इसमें वो indemnify नहीं है। Right to indemnify against the consequences of the act in the good faith, good faith के अंदर अगर कोई भी एक्ट करा गया हो where a person employs another to do an act, an agent does not act in the good faith, कोई भी good faith के अंदर जब काम नहीं हो रहा हो the employer is liable to indemnify the agent against the consequences of the act। act के basis पे कोई भी consequence होते हैं तो उसके ऊपर वो liable है though it causes an injury to the right of the third person,
थर्ड पर्सन के राइट पे कोई ना कोई इंजरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। Example, B at the request of A sells the goods in the possession of the A. A के possession पे वो goods बेच रहा है and he has no right to dispose of the same. A के पास कोई right नहीं है इन सब चीजों को dispose of करने के लिए। B does not know this and hand over the proceeds to the sale of A. B ने directly hand over कर दिया इस सब चीजों को A को। Afterwards, the true owner of the goods sues the B. B को sue कर दिया उसने and recovers the value of the goods and cost. A is liable to indemnify B. A liable है अब B को indemnify करने के लिए for what he has been compelled to pay the C and the B's expenses. जो भी B के expense लगे या C को compensation दिया गया। Compensation for the injury caused by the principal. Principal जो भी injury cause कर रहा है उसके basis पे compensation दिया जाएगा। The principal must make the compensation to his agent in the respect of the injury caused by such agent by the principal's neglect or want of skills. प्रिंसिपल्स के नेगलेक्ट के कारण या स्किल्स के कारण कोई भी दिक्कत हुई है तो वो एजेंट को रिएम्बर्स करेगा ही करेगा। फॉर एग्जांपल, ए एम्प्लॉयज बी टू द ब्रिकलेयर इन द बिल्डिंग अ हाउस एंड पुट्स अप द scaffolding himself. The scaffolding is unskillful put up on land and B consequences are heard. A is compensation to B. A को compensation देना पड़ेगा। इस छोटा सा एग्जांपल दे रखा था। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी टर्मिनेट कब होती है तो मोड्स देख लेते हैं टर्मिनेशन की। बाय द एक्ट ऑफ पार्टी 201 के अंदर डिफाइंड है एजेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज इन द फॉलोइंग वे। कुछ तरीके से हम इनको डायरेक्ट कर सकते हैं। बाय द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बेसिस के ऊपर। एजेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय द पार्टीज बाय एन एग्रीमेंट एट एनी टाइम बाय द म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर ये काम हो सकता है। बाय द रिवोकेशन एंड द रेम्युनरेशन, रिवोकेशन एंड रेन्युकेशन के बेसिस के ऊपर। देन एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय द रिवोकिंग द एजेंटी अथॉरिटी बाय द नोटिस और द रिन्युकेशन ऑफ द एजेंसी बाय द नोटिस। नोटिस के बेसिस के ऊपर रिवोकेशन हो सकता है। बाय रिनाउंसिंग, when the agent renounces the business of the agent and the agency is terminated, जब एजेंसीज को टर्मिनेट ही कर दिया जाता है। by compelling or the performance, compel करना या कोई भी चीज perform करना। when the business of for and which the agency is consequently is completed or performed, the agency is terminated, तो एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। For example, when an agent is appointed to sell a house, जब एजेंट को अपॉइंट करा जाता है कि आपको एक घर बेचना है, agency is completed when the house is sold। एजेंसी कब कंप्लीट हो जाती है जब वो हाउस पूरा बिक जाता है। by the operation of law, सेक्शन 201 के अंदर डिफाइन है एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहला डेथ के कारण, इंसैनिटी के कारण। व्हेन द प्रिंसिपल और एजेंट डाइज द बिकम अनसाउंड माइंड, द एजेंसी इज टर्मिनेटेड। एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। इन केस द कोऑपरेशन, द एजेंसी इज टर्मिनेटेड ऑन इट्स बीइंग वाउंड अप, जब एजेंसी वाइंड अप हो जाए। In India, mere death of the principal cannot terminate the agency until the agent has heard it। जब तक एजेंसी सुन नहीं लेते जब तक टर्मिनेट नहीं हो सकता। In England, the death of the principal determine the agency at once। डेथ ही डिटरमाइन करती है हमारी एजेंसी को। एजेंट की ड्यूटी, when the agency is terminated by the principals dying or becoming the unsound mind, जब प्रिंसिपल मरता है अनसाउंड माइंड के ऊपर आता है, the agent is bound to undertake on behalf of the representative के behalf पे undertake कर लेता है of his late principal and all the reasonable step for the protection and the preservation of the interest entrusted to him। और जो भी preservation है उन सब चीजों के ऊपर इंटरेस्ट किया जाता है। It is therefore the duty of the agent to protect the interest of the legal representative। Legal representative के interest को ही protect कर दिया जाता है। By the insolvency of the principal, principal की insolvency के basis के ऊपर भी काम होता है। On the principal being adjudicated and insolvent under the provision of the act for the time being in force for the relief of the insolvent debtors, the agency is terminated। Agency को terminate कर दिया जाता है। Other modes of the termination of agency, क्या दूसरे modes हो सकते हैं? by efflux of time, where an agency is for the fixed period of time, जब एक fixed period of time के लिए कोई एजेंसी करी जाती है, it is terminated on the expiry of time whether the purpose or for the agency is consequently accomplished or not। कोई भी एजेंसी को accomplish करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा है इसको terminate कर दिया जाता है। by destruction of the subject matter, कोई भी चीज destructive हो रही हो तो when the subject matter of the agency is destroyed, जब subject matter किसी भी एजेंसी का destroy हो रहा हो the agency is terminated, एजेंसी को terminate कर दिया जाता है। by the incapacity of the principal or the agent, agent और principals के basis के अगर incapacity पे आ जाते हैं where the principal or the agent possesses the disqualification is essential of the contract, agency is terminated, agency को terminate कर दिया जाता है। principal और agent become alien enemy, foreigner हो जाते हैं, alien enemy बन जाते हैं different countries and become the alien enemy, the agency is terminated।
बाय ऑब्जेक्ट ऑफ द एजेंसी बिकम अनलॉफुल। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो एजेंसी के अंदर परफॉर्म हो रहा है वो अनलॉफुल हो जाता है, जो लॉ के अगेंस्ट है, तो भी एजेंसी को क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये हमने पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया एजेंसी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कैपेसिटी के बारे में, राइट्स के बारे में, टर्मिनेशन के बारे में, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।